आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां प्रथमेश के साथ। और आज की कहानी है आज का साथी। समझा ना, एक पुड़िया के 500, कम में नहीं, 20% तेरा, बाकी लेके आने का। पुड़िया नहीं बिकी तो पुड़िया देने का वापस। चल चिरकुट। वहीम भाई ने अपने बच्चों की टोली को अवैध ड्रग्स के साथ उनके नियुक्त इलाकों में भेज दिया। हर बच्चे को 20 से 30 पुड़िया दी जाती और हर पुड़िया पे 100 रुपए बच्चों के। हिसाब लगाएं तो हर दिन के कुल सौदे का मूल्य 2 से 3 हजार तक का हो सकता था। अब 8 से 10 साल के बच्चों को और चाहिए ही क्या कि वो महीने में 50-60 हजार कमा ले। इतना तो कई लोग पढ़ाई करके भी नहीं कमा पाते। फहीम भाई के बच्चों की टोली में एक बच्चा था ब्रिज। ब्रिज फहीम भाई का ना तो चहेता बच्चा था और ना ही सबसे निठल्ला सैनिक। वो वैसे लोगों में से था जो ना तो बहुत अच्छे होते हैं और ना ही बहुत बुरे, बस अपने काम से काम रखते हैं और जिंदगी के निष्पक्ष पैमाने पर जीते हैं। ना बहुत ही उम्दा, ना बहुत ही तुच्छ। आई, ये तुम्हारी दवा। पैसों के लोभ में कई लोग बहक जाते हैं। बड़े बड़ों की खिचड़ी निकल जाती है इतना धन प्राप्त करके। और ये तो फिर भी बच्चे थे, पर ब्रिज ऐसा नहीं था। वो पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी माँ के फेफड़ों का इलाज कराता था और बड़े ऑपरेशन के पैसे जुटा रहा था। उसकी प्रवृत्ति बड़ी ही भेदनीय हो गई और वो मान लो कि झुंड का कमजोर बछड़ा साबित होने को आया, जिसके शिकारियों के पलड़े में गिरने का आसार बढ़ गया। और यही वजह बनी कि जब पुलिस के खबरियों ने फहीम भाई के गिरोह का खुलासा करना चाहा और किसी अंदर के आदमी को अपने साथ मिलाना चाहा, तो उनको मिला ब्रिज जैसा कम हानिकारक प्यादा। एक रोज जब वो कैंप नाका सिग्नल के पास बैठा था तो सादी वर्दी में 2 पुलिस और एक खबरी वहां आए। ब्रिज घबराया नहीं। फहीम भाई ने सिखाया था, कोई कुछ नहीं जानता तब तक जब तक तुम खुद कुछ सामने से ना कह दो। अगर चोर हो तो चोरी माननी पड़ेगी, अगर समाज सेवक हो तो वो भी तुम ही बताओगे। ध्यान रखना, तुम हमेशा समाज सेवक हो। ब्रिज ने अपने समाज कल्याण स्वरूप को धारण किया और पुलिस अफसर से पूछ लिया, आपकी कैसे मदद करूं? सारी पुड़िया दे दे। खबरी ने ब्रिज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। 3.25 फुट के लड़के ने 5.5 फुट के खबरी के हाथ को ऐसे झटका जैसे किसी मक्खी को मिठाई के ऊपर से उड़ाया जाता है। कौन सी पुड़िया? और हाँ, हाथ नहीं लगाने का। सब पता है तुम्हारे जैसे लोग। आई कहती है तुमसे दूर रहने का, उठा के ले जाएंगे। एक पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और खबरी को पीछे कर दिया। अपने सर के इशारे से खबरी को समझाया कि अब नियंत्रण बोलेंगे। देखो बेटा, मुझे पता है तुम्हारी आई बीमार रहती है। तुम फहीम भाई के पास पुड़िया का काम करते हो और तुम्हारे कई दोस्त भी है। स्कूल यूनिफॉर्म है पर कहीं दाखिला नहीं। फीस के पैसे बोल के आई की दवा में जोड़ते हो। चाहते हो बहुत कमाना, पर ब्रिज बेटा, रास्ता सही नहीं है। देखो, हम पुलिस है, हम भी मदद करेंगे। दिखने में अलग होगी मदद, पर रास्ता सही होगा। किसी का नुकसान नहीं, कोई समस्या नहीं। खेलो, खाओ और स्कूल जाओ। ये जिंदगी तुम भी जी सकते हो। क्यों सिग्नल पर पुड़िया खरीदने वाले वेल्ले निठल्ले नौजवानों का इंतजार करना, ये भी कोई तरीका है जीने का? ब्रिज की आंखों में आंखें डाल के जब पुलिस वाले अंकल ने ये सब बातें कही तो ब्रिज भी ख्याली दुनिया में कहीं खो गया। वो स्कूल से निकलते हुए खुश बच्चों को हर रोज देखता था। उसका भी मन होता था कि वो भी उस बड़े दरवाजे से खुशी खुशी भाग कर निकले, पर ये होगा कैसे? पुलिस वाले अंकल ने अपनी गर्दन टेढ़ी की, हल्के से मुस्कुराए और कहा, फहीम भाई का ठिकाना बता दो। और आई, तुम पहले फहीम भाई के केस में हमारी मदद तो करो और हम तुम्हारी आई का जिम्मा पूरा लेंगे, चलेगा? ब्रिज ने सर हामी में भरा या सोच प्रकृति की नियत को समझने में, ये तो वो खुद भी नहीं जानता। वो तो बच्चा था। अपने आप उसके कदम चलने लगे और वो सड़कों से गलियों में और गलियों से कूचों में बस कहीं चलता चला गया। पुलिस वाले और खबरी तीनों सुरक्षित अंतर बनाए उसके पीछे चल रहे थे कि अचानक ब्रिज एक खोली में घुस गया। पीछा करने वाली टोली संभल गई, अपने साथियों को अपनी जगह और अपनी स्थिति बताई और इंतजार में लग गए। खोली के अंदर घुसते ही ब्रिज
फहीम भाई के आगे मुंह बनकर खड़ा हो गया। उसे तो ये भी नहीं पता कि फहीम भाई उसका नाम जानते थे भी या नहीं। उसने कभी भी सबसे ज्यादा पुड़िया नहीं बेची थी या कुछ ऐसा किया हो कि वो नजर में आ जाए। अरे ब्रिज, तुम क्या कर रहे हो वहां? यहाँ आओ, परेशान हो गया बेटा? ब्रिज फहीम भाई के पास चल कर गया और उन्हें पूछा, आपको मेरा नाम पता है? हाँ बेटा, तुम मेरे साथी हो, नाम काम हाल सब मालूम है। तुम्हारी आई कैसी है? अच्छा ये लो, आज कुछ एक्स्ट्रा माल बिका है, तुम कुछ रख लो, आई की दवा का इंतजाम करके रखना, नहीं भी तो काम आएंगे। लो लो रखो। ब्रिज के आगे फहीम भाई ने इतने पैसे रखे कि अस्पताल में भर्ती करने के बाद भी 2 साल तक आई की दवा मिल सकती है। उसने पलटकर एक बार दरवाजे की ओर देखा। इससे पहले कि देरी हो जाए, ब्रिज को काम निपटाना था। मैं अभी आया। फहीम भाई के पैसे रखते हुए वो बाहर भागा। वो जानता था कि पुलिस कहाँ छुपी है। जाल का चक्कर लगाते हुए वो गली के उस पार उनके पीछे से प्रकट हुआ। फहीम भाई इधर से भाग गए क्या? मजाक कर रहे हो क्या? मजाक क्यों करूंगा सर, आया ना आपके पीछे से, साइड से रास्ता जाता है यहाँ से मेन रोड की तरफ और फिर 1 किलोमीटर में हाईवे। फहीम भाई यहाँ से भागे। तू सच बोल रहा है ना लड़के? ब्रिज वहीं खड़ा रहा। उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, ना पलक चिपकाई, ना ही गले से थूक का निवाला उतारा। हल्के से सर हिलाया और फिर ऑल यूनिट ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, कम ऑन, फहीम को ट्रैक करना है, बच्चे ने रूट बताया, एस्केप प्लान था, ऑल यूनिट्स मूव, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे मूव मूव। और ब्रिज के पास से दोनों पुलिस अफसर सरपट निकल गए और वो खबरी वहीं खड़ा रहा कि जैसे उसको ब्रिज पर शक आया हो। क्यों गुमराह किया रे पुलिस को? ब्रिज ने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। कुछ पल तो वो अपनी जगह से हिला भी नहीं और ना ही कोई बात की। फिर हल्का सा मुस्कुराया कि उसने खबरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तारी पुड़िया मांगी थी ना, ले ले, काम आएगी। और आज जो काम किया है ना वो सही है, कल के भरोसे पे माँ को खो दूंगा नहीं तो। फहीम भाई हाईवे पहुंच गए होंगे, डाउट है तो जाके देख ले। वो कट शक नहीं करने का, डायरेक्ट पूछने का क्या। चल अभी। 9 साल बाद ब्रिज ने फहीम भाई को पकड़वाया। फहीम ने उसका शुक्रिया किया। एक एक कर उसके आदमी पलट रहे थे और इससे अच्छा क्या होता कि जेल की छत के नीचे 2 वक्त का खाना और स्वयं पुलिस की सुरक्षा ही मिल जाए। तो ब्रिज की माँ का इलाज फहीम भाई के पैसों से पूरा हो गया था और बुढ़ापे में माँ को ब्रिज ने कोंकण के फार्म हाउस पर प्रकृति के समीप एक सुकून समय व्यतीत करने भेज दिया। और ब्रिज वो पीछे के रास्ते से हाईवे की ओर निकल गया। डाउट है तो जाके देख लो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और ओरिजिनल कहानियां मैं आपके साथ लेकर आता रहूं। आप सुन रहे थे किस्से और कहानियां। मेरा नाम है प्रथमेश। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।